देश की राजनीति में वकीलों का योगदान हर कोई जानता है, लेकिन आमतौर पे देखने को मिलता है कि रीजनल पार्टियों में वकीलों का हस्तक्षेप कम होता है। लेकिन एक खबर यह है कि जो रघुवर सरकार में महाधिवक्ता रहे हैं वो अब झापा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी झारखंड पार्टी। हमारे साथ अजीत जी हैं। अजीत जी, ऐसा मन अचानक क्यों बना लिया आपने कि अब हमको राजनीति में आना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता ही रहूँगा, भविष्य में भी अधिवक्ता ही रहना है, लोगों की सेवा करनी है। तो राजनीति में वास्तव में अगर सामाजिक कार्य के निमित्त अगर आप जाना चाहते हैं तो हर एक वकील जो है वो वैसे ही सामाजिक कार्य कर रहा होता है। और थोड़ा और बड़ा कैनवास और बड़ा क्षेत्र अगर आपको चाहिए तो राजनीति में मैं समझता हूँ कि हर बुद्धिजीवी को और हर अच्छे वकील को जो समाज से जुड़ा हुआ है ज़रूर जाना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि समाज की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। कभी बिहार विधानसभा में झापा विपक्ष की पार्टी रही थी, उसके बाद अभी जिस तरीके से पार्टी का डाउनफॉल हुआ है, एक भी विधायक नहीं है, तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि प्रेजेंस शो करना झारखंड विधानसभा में अपनी पार्टी का? देखिए, ये झारखंड पार्टी जो है ये झारखंड की सबसे पुरानी पार्टी है। और झारखंड नाम की अगर पार्टी की बात करें तो सबसे पुरानी पार्टी है 1949 में, 1949 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और सबसे पहले 1954 में अलग बृहद झारखंड राज्य की परिकल्पना और मांग इसी पार्टी ने की थी। सही है कि एक समय लगभग 32 विधायक थे इस पार्टी के, सांसद भी थे और पार्टी काफ़ी फल फूल रही थी। बट कई कारणों से पार्टी का डाउनफॉल भी हुआ। डाउनफॉल नहीं करना चाहिए क्योंकि पार्टी का उद्देश्य जो था वो वही है। और उस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए ये आवश्यकता है कि इस पार्टी को पुनर्जीवित किया जाए, इस पार्टी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जाए। और मैं समझता हूँ कि मैं इस पार्टी के लिए एक सही व्यक्ति साबित होऊंगा और संपूर्ण झारखंड राज्य में मैं इसको संगठित करने का जरूर प्रयास करूंगा। और अगले चुनाव में इस पार्टी की उपस्थिति ही नहीं दिखाई देगी, बल्कि इस पार्टी का इम्पोर्टेंस भी सबों को दिखाई देने वाला है। झारखंड अलग राज्य हो, बृहद झारखंड हो हमारा, ये पार्टी का मूल सिद्धांत था जब इसकी स्थापना हुई थी। अब झारखंड अलग हो गया, शायद इसलिए जनता भी अलग हो गई कि पार्टी का पूरा उद्देश्य हो गया। देखिए, झारखंड पार्टी की जो परिकल्पना है और झारखंड के लोगों की भी जो परिकल्पना है वो झारखंड में जुड़ने वाले उड़ीसा में जो शामिल हो गए क्षेत्र या बंगाल में जो शामिल हो गए क्षेत्र, तो झारखंड में ये क्षेत्र जो शामिल होने चाहिए थे वो हुआ नहीं। और वास्तव में जो झारखंड राज्य बना है वो एक अल्प क्षेत्र को लेकर के बना है। परिस्थितियां अलग अलग थीं और झारखंड के लोगों की परिकल्पना थी कि झारखंड एक अलग राज्य बने और झारखंड में वास्तविक विकास हो, क्योंकि काफ़ी खनिज संपदाएं हैं इस राज्य में। तो झारखंड के लोगों ने और झारखंड के मूल निवासियों ने ये कभी परिकल्पना नहीं की थी कि यहाँ पे बालू की लूट होगी और पत्थर की लूट होगी और यहाँ पे जो है वो इस तरह की घटनाएं होंगी कि पूरा राज्य शर्मसार हो जाएगा। अभी ब्लॉक स्तर पर, जिलों के स्तर पर कोई उद्योग नहीं है। यहाँ के जो गरीब जनता है, गरीब मूलवासी हैं, उनका पलायन हो रहा है। यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग, यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग सभी एक तरह से प्रताड़ित हैं। ये जरूर है कि राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं मिल रही हैं, मनरेगा में काम कुछ दिनों का मिल जाता है, कुछ मुफ्त राशन भी मिलता है, परंतु इसको विकास मैं नहीं समझता हूँ। कहते हैं विकास के लिए राज्य को पूर्ण तरह से विकसित होने की आवश्यकता पड़ेगी और उस तरह की पूर्ण विकास की परिकल्पना को लेकर के, एक नए संकल्प को लेकर के जनता के बीच
जरूर जानने की आवश्यकता है। अब तक जो हुआ है, राज्य सरकारों ने, विभिन्न राज्य सरकारों ने, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उन्होंने अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने तरीके से काम किया और अनेकों किस्म के विवाद उत्पन्न हुए हैं। राज्य में रहने वाले, लंबे समय से रहने वाले लोग आज बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो ये सब बदलना चाहिए। खासकर आपके पार्टी का देखें तो सिमडेगा, कोलेबिरा, कोल्हान, इन सब में काफ़ी अच्छी पकड़ आज भी मानी जाती है कि इनके कार्यकर्ता संगठन है बूथ स्तर तक। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा, वहाँ पर स्थानीयता का एक अलग राग आलाप रही हैं। वो कह रही हैं कि 32 का खतियान नहीं हो सकता, सिर्फ पहचान। बोले हम लोग कोल्हान के 45 लाख से ज़्यादा लोग इससे आच्छादित नहीं होंगे। तो आप तो वकील हैं, आप तो कहिएगा कि इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट द लॉ, हेंस इट इज़ रॉन्ग। और राजनीतिक दल इतना स्पष्ट बोलते नहीं, या राजनीतिक नेता इतना स्पष्ट नहीं बोलते, तो लगता है फिर भी समन्वय हो जाएगा। देखिए, मैं कहता हूं कि 1932 के खतियान की बात को अगर मैं दूसरे तरीके से रखूं कि जो व्यक्ति इस राज्य का मूलवासी है, एक स्थायी निवासी के तौर पर इस राज्य में रहा है, उसके लिए राज्य सरकार को किसी ने नहीं रोका है सुविधाएं देने के लिए। ये विडंबना है, तकलीफ की बात है कि 1932 की खतियान की बात तो कर रही है सरकार, परंतु इसे कब लागू करेंगे, जो इन्हीं के अधिकार क्षेत्र का विषय है, उस बारे में राज्य सरकार चुप है। ये कहती है कि जब 9वीं अनुसूची में लागू कर देंगे इस कानून को, तब 1932 के खतियान की बात होगी। तो मैं तो कहता हूँ कि मधु कोड़ा जी या गीता कोड़ा जी, इन लोगों को भी परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार को मुझे लगता है भली भांति पता है कि ये कानून इन्होंने गलत बना दिया, और यदि इन्होंने सही बनाया है तो लागू करने के बारे में इनका जो विचार है या इनकी धारणा है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इन्होंने खुद ही कहा है अपने निर्णय में कि इस निर्णय को अभी लागू नहीं करेंगे। तो 1932 के लिए लोगों को झगड़ा करने की आवश्यकता क्या है? जब ये लागू करेंगे और जब यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को इसका वास्तविक लाभ मिलने लगेगा, तब इस मामले की, इस निर्णय की संवैधानिकता पे कोई सवाल उठाना उचित होगा। अभी तो न तो आरक्षण का मामला स्पष्ट है, ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। राज्य सरकार सारी नियुक्तियां करना चाहती है अभी, लेकिन आरक्षण कागज पे दे दिया और आरक्षण नहीं देंगे। तो ऐसी कैसी नीति बनाते हैं? मैं समझता हूँ ऐसी किस प्रकार की नीति बनाते हैं? जब सारी नियुक्तियां हो जाएंगी तो ये 27% जो कागज में है, क्या यहाँ के लोग कागज में जो लिखा गया है, निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उससे खुश हो जाएंगे? देखिए, संवैधानिकता की बात ये तब सोचते जब इसका प्रभाव ये अपने कार्य पे डालते, नियुक्तियों में इनका प्रभाव डालते। तो इनको तो स्वयं ही स्पष्ट है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होना है, इसका कोई उपयोग नहीं होना है। लोगों के जहन में ये बात डाल दो और लोग अबीर गुलाल उड़ा करके खुश रहे। ये वोट की राजनीति से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने भली भांति देखा है विगत कुछ सालों में विभिन्न योजनाओं को, इस प्रकार की जो योजनाएं बनाई जाती है वोट को सामने में रख करके। मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व में जो पार्टी चलेगी वो बिल्कुल सच्ची बात कहेगी लोगों से, कोई झूठी बात नहीं होगी। जो संभव है, जो कानूनन संभव है, जो राज्य के विकास के लिए जरूरी है और राज्य के विकास के लिए संभव है, वो सब कुछ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल बोल करके 22 साल लगभग हो गए हैं और कुछ मिलने का सवाल अभी तक दिखाई नहीं देता है। वकीलों का तर्क शक्ति कहते हैं कि सर्वाधिक अच्छा होता है। पॉलिटिकल पार्टी में ये तर्क शक्ति सिर्फ प्रवक्ताओं में दिखती है। तो पार्टी से कौन सा दायित्व आप चाहेंगे, कौन सा दायित्व आपको लगता है कि वह इजीली आप निभा पाएंगे? देखिए, मैंने आपको आरंभ में कहा है कि मैं एक वकील हूँ और राज्य के लोगों ने मुझे एक स्थापित, एक प्रतिष्ठित वकील का
दर्जा भी दिया है, मुझे काफ़ी सम्मान वैसे ही मिलता है, तो वकालत के पेशे को तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। लेकिन हाँ, झारखंड पार्टी में संगठन के स्तर पर किसी महत्वपूर्ण पद पे रहूँगा, ये मेरी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि मेरे अनुभव का और मेरी जानकारियों का सही उपयोग इस पार्टी में ज़रूर होगा। इसके अलावा मैंने अभी ये तय नहीं किया है कि मैं चुनावी राजनीति में जाऊंगा कि नहीं, परंतु संगठन में मैं एक महत्वपूर्ण पद पे रहूंगा, ये आपको मैं आश्वासित कर सकता हूँ। शुक्रिया सर। तो अजीत कुमार पूर्व महाधिवक्ता झापा पार्टी में अपना योगदान देंगे। कह रहे हैं लोगों की तरफ से बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान मिला है, उसके लिए कोई बात नहीं है। सामाजिक दायित्व जो मैं निभाता हूं एज ए प्रोफेशनल, थोड़ा और काम करना चाहता हूं लोगों के लिए, और जो बृहद झारखंड का सपना था उसको एक बार फिर से जीना चाहता हूं, पूरा करना चाहता हूं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in